हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? आ चुकी आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो इस वक्त खुद ही ऑटो ड्राइव करना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि वो ड्राइवर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। शायद ड्राइवर वाला उसके स्पीड को मैच नहीं करवा पा रहा था जितने स्पीड वो चाहती थी। और जैसे ही उसने गाड़ी ड्राइव करना शुरू किया था, पीछे बैठे ड्राइवर की हालत पंचर हो जाती है। वो कभी लेफ्ट साइड में गिरता है तो कभी राइट साइड में। वो आशी से लगातार चिल्लाते हुए कहे जा रहा था, मैडम आराम से मैडम, अरे मैडम ठोक मत दीजिएगा मैडम, मालिक की गाड़ी है, मार खा जाऊंगा मैं। आशी जो पूरे चिल मोड में गाड़ी चलाते हुए कहती है, अरे यार ऑटो चलाने का भी अपना ही मजा है, इसीलिए ऑटो वाले के नाक पर हमेशा से घमंड चढ़ा रहता है। ऐसा लगता है ऑटो नहीं प्राइवेट जेट उड़ा रहा है। वो ड्राइवर जो से कहता है, नहीं नहीं मैडम, मैं तो ऑटो ही चलाता हूँ, आप भले ही वो जेट उड़ा रही होंगी लेकिन थोड़ा आराम से चला सकते हैं आप। आशी जो इतना ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है कि वो ब्लैक मर्सिडीज जो पीछे ही रह जाती है और आशी खुद उस गाड़ी के आगे निकल जाती है। वहीं युवान और दीक्षित जी भी मॉनिटर में देख देख कर आशी की हरकतों को हंसे जा रहे थे। वहीं वो ड्राइवर वाला जो पीछे की तरफ देखता है तो आशी को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, मैडम वो गाड़ी तो पीछे ही रह गई जिसे आपको फॉलो करना था, आप उसे फॉलो करें या वो गाड़ी आपको फॉलो करेगी। आशी जो उस ड्राइवर की बात सुनकर पीछे की तरफ झांकते हुए देखती है तो सही में वो गाड़ी पीछे ही रह गई थी। वहीं युवान तुरंत ही फोन लगाते हुए कहते हैं, क्या गाड़ी चला रहे तुम, एक ऑटो से पीछे रह गए। वहीं वो ड्राइवर जो तुरंत ही युवान से कहता है, सर मुझे नहीं पता था कि आशी मैम उस ऑटो से आ रही है, वरना मैं ध्यान देता, मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतना ज़्यादा आगे निकल जाऊँ कि आशी मैडम मुझे देख ही ना पाए, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर दी थी। युवान जो कहते हैं, अरे तुम जितना तेज स्पीड चलाओगे आशी तुम्हें वैसे भी ढूंढ करके पकड़ ही लेगी, तुम बस अपना ध्यान रखना और आशी के हाथ तो मत आ जाना, क्योंकि अगर तुम उसके हाथ में आए तो बस तुम्हारी हड्डी पसली की कोई गारंटी नहीं बचेगी। वो ड्राइवर जो युवान की बात सुन करके अपना सर हाँ मिलाते हुए कहता है, ओके सर, मैं ध्यान रखता हूँ और मैं बढ़ाता हूँ स्पीड। युवान जो कहते हैं, जल्दी। वही आशी जो अपनी गाड़ी की स्पीड को भी स्लो कर चुकी थी और अब जाकर के उस ड्राइवर को थोड़ी सी राहत मिलती है। वो ड्राइवर जो कहता है, मैडम अभी तो वो गाड़ी वाला बहुत पीछे, थोड़ा पानी पी सकता हूँ। आशी जो कहती है, पागल हो गए हो क्या, अभी जब तक हम अपने अड्डे पर पहुंच नहीं जाते तब तक सांस लेना भी मना है। वो ड्राइवर जो चौंकते हुए कहता है, सांस क्यों लेना मना है मैडम। आशी जो कहती है, अरे आराम की सांस लेना मना है, ऐसे मना नहीं कर रही हूँ, सांस लेते रहो। वो ड्राइवर जो कहता है, अच्छा ओह, और फिर वो गहरी गहरी सांसें भरने लगता है। आशी जो रोड के किनारे पर वेट कर रही थी कि कब वो ब्लैक मर्सिडीज आगे निकलेगी, वहीं वो युवान को तुरंत ही कॉल कर देती है। युवान जैसे ही आशी का कॉल देखते हैं वो तुरंत ही पिक करते हुए कहते हैं, हाँ बोलो आशी। आशी जो इधर से कहती है, ये क्या ड्राइवर बनेगा, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यह आर्यांश का ड्राइवर है, ऐसा चपड़गंजू ड्राइवर। ऑटो से पीछे रह गए युवान जी। युवान जैसे ही आशी के मुंह से अपना नाम सुनते हैं वो तुरंत ही खुश होते हुए कहते हैं, अरे तो आप ड्राइव कर रही हो ना, आप जो भी ड्राइव करेंगे उसे चॉपर की तरह उड़ा देंगी, अब ये उस ड्राइवर को शायद पता नहीं होगा ना। आशी जो कहती है, खैर वो सब छोड़िए, वैसे आपको क्या लगता है कितना दूर होगा। युवान जो कहते हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है बाय द वे, हाँ मुझे लगता है कि अभी आपको काफ़ी टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि ऐसी जगह हमेशा किसी शहर में नहीं होती है बल्कि किसी गांव या फिर किसी ऐसे सुनसान इलाके में होती है जहां पर किसी की भी नजर ना पड़े। आशी जो युवान की बात सुनकर कहती है, ऐसे स्मार्ट तो हैं आप, ऐसा लगता नहीं है वैसे आपको देखकर, लेकिन दिमाग थोड़ा बहुत है आपके पास। युवान जो कहते हैं, अच्छा थैंक गॉड आपको लगता है कि मेरे पास दिमाग है। आशी जो कहती है, अच्छा वो गाड़ी निकल रही है, मैं रखती हूँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही फ़ोन रख देती है और फिर से ऑटो को चलाना शुरू कर देती है। वो ड्राइवर फिर से आशी को समझाते हुए कहता है, मैडम इस बार थोड़ा स्लो ही चलाएगा, पता चले वो फिर से पीछे रह जाए और हम आगे निकल जाए। आशी जो कहती है, हाँ चलो, मेरे को मत सिखाओ। आशी जो लगातार उस गाड़ी को फॉलो करना शुरू कर चुकी थी और वहीं उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि जहाँ वो एक ब्लैक मर्सिडीज को फॉलो कर रही है वहीं पीछे एक वाइट BMW जो कि उसके ऑटो को लगातार फॉलो कर रही थी और उसमें कोई और नहीं बल्कि शाश्वत बैठे हुए थे और साथ ही पीछे लगभग 4 से 5 ब्लैक थार चल रही थी। शाश्वत अपने ब्लूटूथ पर हाथ रखते हैं और आर्यन से कॉल पर बात करना शुरू कर देते हैं। आर्यन जो शाश्वत से पूछते हैं, क्या अपडेट है। शाश्वत उन्हें अपडेट देते हुए कहते हैं, सर आशी मैम इस वक्त किसी ब्लैक मर्सिडीज को फॉलो कर रही हैं,
पता नहीं क्यों, लेकिन उसमें शायद कोई ऐसा बैठा है जिससे आशी मैम मिलना चाहती हैं या फिर कुछ और, समझ नहीं आ रहा। आर्यांश जो कहते हैं तुम बस उसका पीछा करते रहो, एट लास्ट पता चल जाएगा कि वो कहाँ जा रही है। शाश्वत जो आगे बताता है, सर ये एरिया थोड़ा सुनसान इलाका लग रहा है, ऐसा लग रहा है शहर से दूर जाने के बारे में सोच रही मैम, और वो लगातार उसी गाड़ी का पीछा करते जा रही हैं। आर्यांश जैसे कहते हैं, ठीक है, अगर कुछ नया अपडेट होगा तो बताना और ध्यान रखना उसका, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसे। आर्यांश की बात सुनकर शाश्वत जो अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जी सर, कुछ नहीं होने देंगे हम मैम को। वही आर्यांश फोन रखते हुए आशी के उन्हीं फोटोज को अपने स्क्रीन पर देख रहे थे जिसमें उसने डीप रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, साथ ही उसके होठों पर स्ट्रॉबेरी रेड कलर का लिपस्टिक जो कि उसे एक परफेक्ट लुक दे रहा था। आर्यांश जो स्क्रीन पर धीरे धीरे अपने हाथ को रखते हुए आशी के चेहरे को छूते हुए कहते हैं, न जाने अब कौन सा नया दिमाग लगाने लगी हो तुम। खैर जो भी हो, बनकर तो तुम मेरी ही रहने वाली हो, फिर चाहे तुम कितने भी दिमाग का इस्तेमाल कर लो। वहीं आर्यांश की अभी अभी पॉलिटिकल मीटिंग खत्म हुई थी, इसी वजह से वो खुद आशी को फॉलो करने के लिए नहीं गए थे और उन्होंने शाश्वत और अपने कुछ बॉडीगार्ड्स को भेजा था ताकि वो आशी का ख्याल रख सके। लेकिन जैसे उनकी मीटिंग एंड होती है, वो भी शाश्वत के लाइव लोकेशन को ट्रेस करते हुए उन्हीं के पीछे पीछे अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आर्यांश जो खुद ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, वो गाड़ी ड्राइव करते हुए लगातार आशी के उसी फोटोज को देखे जा रहे थे जो कल रात उसने भेजा था आर्यांश को। आर्यांश जो अपने हाथों को अपने कार के लगे स्क्रीन पर धीरे धीरे टच कराते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं, अब कौन सा नया दिमाग लगा रही हैं आप, जितना मन चाहे उतनी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। इसका ऑप्शन मैंने तुम्हारी लाइफ से हटा दिया आशी। बनना तो तुम्हें मेरा ही पड़ेगा, चाहे प्यार से बनो या जबरदस्ती बनो। वो भी अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार में बढ़ा रहे थे, काफी जल्दी ही डिस्टेंस को कवर करते जा रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी के सामने किसी भी गाड़ी के आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वैसे तो आर्यांश खुद अकेले ही जाने वाले थे, लेकिन आर्यांश की सिक्योरिटी की वजह से 2 पुलिस की जीप उनके पीछे पीछे चल रही थी। रास्ता अपने आप ही खाली होता जा रहा था आर्यांश और साथ ही पीछे की आ रही गाड़ियों को देख करके। वहीं आशी बहुत कोशिश कर रही थी कि वो एक्सीलेटर को तेज ना बढ़ाए, क्योंकि अगर वो ज्यादा तेज फिर से बढ़ा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्लैक मर्सिडीज से फिर से आगे निकल जाए। आशी जो उस ड्राइवर से कहती है, यार इससे अच्छा तो तू ही चला रहा था, फालतू में मैं यहाँ आकर के बैठ गई, मजा ही नहीं आ रहा अब तो चलाने में। वहीं पीछे बैठा ड्राइवर जो कहता है, पर मैम मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, और आप ऑटो चला थोड़ी ना रही थी, उसे चलाना नहीं उड़ाना कहते हैं मैडम। आशी जो कहती है, हाँ तो इसी वजह से तो भगवान ने इसमें 3 पहिया दिए हैं कि जहाँ से मन चाहो वहाँ से सोए सोए करके उड़ाते रहो, लेकिन अभी बोर हो रहा है, तू आएगा क्या चलाने फिर से। वो ड्राइवर जो कहता है, नहीं मैडम अब आप ही चला लो, बस आराम से चलाना। अब रास्ता थोड़ा ख़राब होने लगा था क्योंकि अब वो लोग थोड़े गांव साइड एरिया में आ जाते हैं जहां पर आसपास ना तो कोई घर था और ना तो कोई इलाका। वहां पर दूर दूर सिर्फ थोड़े बहुत पेड़ वगैरह दिख रहे थे और साथ ही पूरे रास्ता एकदम से मिट्टी मिट्टी सा था। वहां पर पक्के रोड भी नहीं बने थे। आशी जो कहती है, अच्छा तो इधर है ये अड्डा। वहीं वो गाड़ी जो आकर के एक बड़े से झोपड़ी के सामने रुक जाती है। आशी भी ऑटो को थोड़ा दूर पे ही खड़ा कर देती है और अंदर से निकलते आदमी को वो देखने लगती है। वो अंदर से आता आदमी जो कि गाड़ी से बाहर निकलता है और तुरंत ही उस झोपड़ी के अंदर चला जाता है। आशी जो एकदम से कंफ्यूज होते हुए कहती है, झोपड़ी में क्यों चला गया ये, इसे तो उस अड्डे पे जाना था ना, अभी क्या माजरा है यार ये। और वो तुरंत ही युवान को कॉल लगा देती है। युवान जो तुरंत ही फोन उठाते हुए कहते हैं, हाँ बोलो। आशी जो उससे कहती है, ये सामने एक गाड़ी रुकी है जो अभी तक मैं उसको फॉलो कर रही थी ना, हाँ वो उसके अंदर का ड्राइवर आकर के झोपड़ी के अंदर घुस गया है, अभी मेरे को क्या करना है। युवान जो कहते हैं, जो तुम्हें सही लगे वही करो, वैसे झोपड़ी के अंदर गया तो तुम्हें भी उसे फॉलो करना चाहिए। आशी जो कहती है, अरे झोपड़ी के अंदर मैं क्या करूंगी, तबेले में जाके नाचना थोड़ी ना है मुझे, अरे मुझे तो वो अड्डा ढूंढना है ना। वही युवान जो कहता है,
अड्डा ढूंढना है तो हो सकता हो झोपड़ी के अंदर हो। आशी जो कहती है, अरे वो छोटी सी झोपड़ी, इतनी बड़ी भी झोपड़ी नहीं जहाँ पर 40। अच्छा 1 मिनट। और फिर वो पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, कितने पैसे हुए तेरे? वो आदमी जो बोलता है, मैडम ज़्यादा मांगोगे तो आप मारोगे तो नहीं? आशी हंसते हुए कहती है, अरे नहीं, वैसे भी आज तुमने क्या राइड करवाया मुझे। आज खुद ऑटो चलाने का मौका मिला है, सपना था मेरा ये। अच्छा लो ये पकड़ो 500 रुपये। वो ड्राइवर जो खुश होते हुए कहता है, मैडम ये तो बहुत ज़्यादा है। आशी जो कहती है, हाँ तो रख लो ना, और दुआ दो मुझे कि जिस काम के लिए मैं आई हूँ वो पूरा हो जाए, और निकलो इधर से। और ये बोलकर कि वो उस ऑटो ड्राइवर की जगह से बाहर निकलती है और उस ड्राइवर को वहाँ से रफा दफा कर देती है। युवान के कहने पर वो उस गाड़ी के पीछे पीछे आती है और जहाँ वो आदमी गया था वो भी वहीं पर निकल जाती है। उस झोपड़ी के अंदर आते ही आशी जो देखती है कि यहाँ पर तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है। युवान जो आशी से कहते हैं, क्या दिख रहा है अंदर? आशी जो कहती है, कुछ दिख रहा होता तब तो बताती, सब अंधेरा अंधेरा सा और घास फूस है, इधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। युवान जो अपने मन में कहते हैं, अंदर ही सब कुछ है, बस तुम ध्यान से आवाज तो सुनो, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बताऊं कैसे? आशी जो कहती है, लगता है वो आदमी ना थोड़ा सनकी है या पागल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गाड़ी भटक गई। 1 मिनट जरा मैं फोन में देखूं लोकेशन कहाँ का दिखा रहा है। और वो देखती है कि इस गाड़ी का लोकेशन तो बिल्कुल वही दिखा रहा है जहाँ पर वो खड़ी है। इसका मतलब ये था कि आशी बिल्कुल सही गाड़ी को फॉलो करते हुए आ रही थी। कुछ देर बाद भी जब आशी को कुछ नजर नहीं आता तो वो झोपड़ी से बाहर आते हुए कहती है, भाई इधर बहुत गर्मी है, मैं निकल रही हूँ यार, फालतू में आ गई इधर। युवान जो अपने मन में कहता है, अरे नहीं, अगर तुम यहाँ से निकल गई तो फिर सारा प्लान पर पानी भर जाएगा और फिर वो 40 की 40 लड़कियों को वो पता नहीं कौन से शहर में एक्सपोर्ट कर देगा। आज किसी भी हालत में से बचाना होगा, क्या करूँ, कैसे इसे इशारा दूँ? वो तुरंत ही फ़ोन को म्यूट करते हैं और दीक्षित जी से कहते हैं, आप तुरंत ही उसको कॉल लगाइए और बोलिए कि आशी को कोई इशारा तो दे कम से कम, वरना आशी वहाँ से वापस लौट आएगी। दीक्षित जी जो कहते हैं, जी पर अभी तो मैं ड्राइवर से बात कर रहा था, आपने बोला था ना कि आशी के पीछे पीछे हमारी कुछ बॉडीगार्ड्स जाने चाहिए ताकि आशी को खतरा ना हो। युवान जो कहते हैं, हाँ ठीक है, उनको जल्दी बोले कि जो लोकेशन हमने शेयर किया है वहाँ पर वो जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि आशी अब उस अड्डे पर पहुँच चुकी है और खतरा कभी भी उसके सामने आ सकता है। और फ़ोन रख के तुरंत ही उससे बात करिए। दीक्षित जी जो कहते हैं, हाँ मैं करता हूँ उसे कॉल। और दीक्षित जी उसी आदमी को कॉल करते हैं जो अभी तक उस ब्लैक मर्सिडीज को ड्राइव कर रहा था और वो झोपड़ी के अंदर जाकर न जाने कहाँ गायब हो गया था। वहीं आशी अब बाहर आ चुकी थी और अब उसका मनोबल भी टूट चुका था। आशी जो कहती है, लगता है ये कोई ऐसा आदमी था जो हमें गुमराह कर रहा था, ये गाड़ी कहीं और किसी और जगह पर गई है, अड्डा यहाँ पर है ही नहीं युवान जी। युवान जो कहते हैं, अच्छा ऐसा लग रहा है आपको? कि तभी वहीं दीक्षित जी के कहने पर वो आदमी जो झोपड़ी से बाहर आने के लिए होता ही है कि तभी आशी पीछे मुड़ करके देखती है और जैसे ही वो आदमी आशी को देखता है वो फिर से अंदर की तरफ भागने लगता है। आशी जो तुरंत ही युवान से कहती है, मुझे सुराग मिल गया है, आप फ़ोन रखिए। आशी जो तुरंत ही फ़ोन को अपने पॉकेट में डालती है और उस आदमी के पीछे दौड़ जाती है। वो आदमी जो दौड़ते दौड़ते एक जगह पर आकर रुकता है और फिर नीचे से कुछ घास फूसों को हटाते हुए नीचे से एक दरवाजे को खोलता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोला था उसके नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई थीं। आशी जो ये देखकर एकदम से हैरान हो जाती है और ख़ुद से ही कहती है, ओए बाप रे, तो ये माजरा है, ये सब सुरंग खोद रखे अंदर, बाप रे बहुत खतरनाक लोग हैं। और वो तुरंत ही उस सुरंग के नीचे नीचे आते हुए उसी आदमी को फॉलो करते हुए दौड़ने लगती है, लेकिन वो आदमी जो फिर से आगे जाकर गायब हो जाता है। अब आशी उस पूरे सुरंग में अकेले थी। पूरे सुरंग के अंदर लोहा लगा हुआ था जिससे आशी के एक एक फुट स्टेप की आवाज़ बहुत ही तेज तेज आती है और वो अगर थोड़ा भी आवाज़ करती है तो वो पूरे जगह पर गूंज जाती है। उस सुरंग में ज़्यादा लाइट्स भी नहीं थी जिसकी वजह से आसपास के जगह पर पूरी तरह अंधेरा नजर आ रहा था। आशी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालती है और उसमें से अपना कैमरा ऑन कर लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसे कुछ जूतों की आवाज़ सुनाई देती है जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपना फ्लैश लाइट ऑफ करती है और जाकर के एक दीवार के पीछे छुप जाती है। आशी जो गौर से नोटिस करती है तो वो 3 से 4 लोग थे जिसके फुट स्टेप की आवाज़ आ रही थी। आशी जो खुद से कहती है,
लगता है ये वही लोग हैं जो कि इन लड़कियों के आसपास रहते हैं ताकि ये लड़कियां भागे ना। इन्हें किसी भी हालत में मारना होगा, लेकिन इनके पास बंदूक भी हो सकती है। संभल कर काम करना होगा। वहीं शाश्वत और साथ ही आर्यांश की बॉडीगार्ड्स की गाड़ी अब वहीं पर आ चुकी थी जहां पर आशी का ऑटो रुका था। शाश्वत जो आगे देखता है कि थोड़े ही आगे पर एक झोपड़ी है जिसके बाहर ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी है और ये वही गाड़ी है जिसे आशी लगातार फॉलो कर रही थी। वो तुरंत ही आर्यांश को कॉल लगा देता है। आर्यांश कॉल पिक करते हुए कहते हैं, पहुंच गए तुम लोग? शाश्वत जो कहता है, सर यहाँ पर तो सिर्फ एक झोपड़ी है। आशी मैडम झोपड़ी में आई थी और अंदर पता नहीं कौन है, लेकिन आशी मैडम यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। पता नहीं आशी मैडम यहाँ पर आई भी हैं या नहीं। शाश्वत जो आगे आर्यांश को बताता है, पर सर यहाँ पर सिर्फ वो ब्लैक कलर की गाड़ी है, आशी मैडम कहीं नज़र नहीं आ रही। आर्यांश जो कहते हैं, झोपड़ी के अंदर जाकर चेक करो क्या है वहाँ पर, और आखिर वो गाड़ी वहाँ पर क्यों रुकी है। शाश्वत जो कहता है, ओके सर, जैसा आप कहें। और ये बोल करके वो सारे बॉडीगार्ड्स के साथ उसी झोपड़ी के अंदर आ जाता है, मगर आशी की तरह उसे भी वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। वो चारों तरफ देखता है, लेकिन लगातार उसे सिर्फ घास फूस या फिर अंधेरा ही नजर आ रहा था। वो सारे के सारे बॉडीगार्ड्स जो टॉर्च ऑन करके भी ढूंढते हैं, मगर अंदर कोई भी नजर नहीं आता, जिससे शाश्वत तुरंत ही निराश हो जाता है और वो एकदम से अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, अब सर को क्या जवाब दूंगा? आशी मैडम कहाँ गई? वहीं युवान भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे। युवान जो कहते हैं, वैसे बात हुई थी आपकी दीक्षा जी? दीक्षा जी भी मॉनिटर में देखते हुए पूछते हैं, किससे युवान जी? युवान जो कहते हैं, उसी महेश्वरी से। महेश्वरी वही आदमी था जो काफ़ी बड़ा गैंगस्टर था और वो लड़कियों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम करवाता था, जो कि काफ़ी इलीगली होता था। लेकिन आज तक कभी किसी ना तो पुलिस वाले ने और ना ही किसी पॉलिटिशियन ने उसे पकड़ने की हिम्मत की थी। हाँ, सिर्फ आर्यांश की ही हिम्मत थी और आर्यांश चाहते थे कि वो सारी की सारी लड़कियां उन्हें मिल जाए, जिसके लिए उन्होंने कई बार कोशिश भी की थी, मगर ये इतनी ज़्यादा खुफिया जगह थी जिसके बारे में ना तो आर्यांश के बॉडीगार्ड कभी पता लगा पाते हैं और ना ही खुद आर्यांश। युवान जो लगातार परेशान हो रहे थे, दीक्षित जी उनके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आशी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत दिमागदार है। युवान जो कहते हैं, बात तो सही है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर मेरी वजह से उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये तो सिर्फ मेरी लालच है ना, मैं आर्यांश को बर्बाद होते हुए देखना चाहता हूँ, इसमें उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीक्षित जी जो कहते हैं, लेकिन उसकी भी तो दिल की यही चाह थी ना कि वो लड़कियाँ बच जाएं, और इसीलिए तो वो उस जगह पर खुद रिस्क लेकर की गई है। युवान जो कहते हैं, वो लोग कब तक पहुँचेंगे, कोई आइडिया है? दीक्षित जी जो कहते हैं, बस 5 मिनट में वो लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर, और हाँ, आशी मैडम को कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। शाश्वत भी थोड़ा देर इधर उधर देखता है और फिर वो भी सारे बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर आ जाता है। आर्यांश की भी गाड़ी अब थोड़ी दूर से उसे नजर आने लगी थी। वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, अब तो सर मेरी जान ही ले लेंगे। उन्होंने कहा था कि आशी मैडम पर नजर रखो, अब क्या बोलूँगा उन्हें। आर्यांश की गाड़ी जो अब उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो चुकी थी, पीछे कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो तुरंत ही आर्यांश की गाड़ी का गेट खोल देते हैं। आर्यांश बाहर निकलते हुए तुरंत ही तेज कदम बढ़ाते हुए शाश्वत के सामने आते हुए पूछते हैं, आशी कहाँ है? शाश्वत के चेहरे पर तो पहले से ही 12 बजे हुआ था। वही आर्यांश जो कहते हैं, मैंने पूछा आशी कहाँ है शाश्वत? शाश्वत जो थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर पता नहीं सर, मैडम पता नहीं, यहीं तो आई थी, नज़र नहीं आ रही अभी, शायद ऑटो तो चला गया, मैंने जाते वक्त देखा उसे, लेकिन अंदर मैडम नहीं थी। आर्यांश जो शाश्वत का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो याद रखना, मरने के लिए तैयार रहना तुम सब के सब। और ये बोलते हुए वो सारे अपने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स को देख रहे थे। आर्यांश भी अब उसी झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं और वो चारों तरफ देखते हैं तो हर जगह सिर्फ घास फूस था। और फिर वो आगे बढ़ते ही कि तभी उनका पैर किसी चीज़ से जाकर टकराता है, जो कि नॉर्मल चीज़ तो नहीं थी, जहाँ पर हर जगह नीचे मिट्टी थी। लेकिन जैसे ही उनका पैर किसी ठोस चीज़ पर पड़ता है, फिर से अपने जूते से उसी जगह पर टैप करते हैं तो फिर से उन्हें किसी मेटल की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, ये जगह खाली करो, यहाँ पर कुछ है। सारे बॉडीगार्ड्स जो उनके कहने पर सारे वहाँ की घास फूस को हटाते हैं कि तभी उन्हें दिखता है कि यहाँ पर तो एक लोहे का दरवाज़ा बना हुआ है। तुरंत ही उस दरवाजे को खोल दिया जाता है।
जैसे ही आर्यांश नीचे की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर तो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। सारे बॉडीगार्ड्स धीरे धीरे करके नीचे उतरने लगते हैं। उसके बाद शाश्वत भी नीचे उतरता है और फिर सारे पुलिस वाले पीछे पीछे आर्यांश भी नीचे उतर जाते हैं। आर्यांश जो सबसे पहले अपने बॉडीगार्ड शाश्वत और सारे पुलिस वाले से कहते हैं, सबके सब अपने शूज को यहीं रिमूव करो। यहाँ पर मेटल से आवाज बहुत तेज गूंजेगी और अंदर जो भी होगा वो समझ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। ये कुछ खतरनाक जगह है जहाँ पर नॉर्मल काम तो बिल्कुल नहीं होता होगा। शायद हमारे हाथों कुछ बहुत बड़ा लगने वाला है, तो मेक श्योर हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनके कहने पर सारे पुलिस वाले अपने शूज को निकाल कर साइड में छुपा देते हैं। वहीं उनके बॉडीगार्ड्स और शाश्वत भी यही करते हैं। आर्यांश भी अपने शूज को रिमूव कर देते हैं। वहीं अंदर आशी, जो अब उन सारे गुंडों को सामने से देख पा रही थी, और वो देखती है कि यहाँ पर तो 25 से 30 लोग हैं जो कि अपने हाथों में रिवॉल्वर लिए हुए हैं। आशीष एकदम से हैरान होकर फिर से पीछे छुपते हुए कहती है, 40 लड़कियों की सेफ्टी के लिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स? कहीं ऐसा तो नहीं कि युवान जी ने मुझसे झूठ बोला था? यहाँ पर 40 नहीं बल्कि और भी ज़्यादा लड़कियाँ किडनैप्ड हैं। खैर, चाहे जितनी भी लड़कियाँ हों, मुझे उन्हें बचाना ही होगा। कम ऑन आशी, आज तक तो सिर्फ अपने मोहल्ले में गुंडी बनी फिरती थी। आज तुझे दिखाना है कि तू कितनी बड़े लेवल की गुंडी बन सकती है। आज दिखा दे अपना जोश। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही अपने फ़ोन को अपने पॉकेट में डालती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, बजरंग बली साथ देना मेरा। किसी भी हालत में इन सारे दरिंदों को ख़त्म करने की हिम्मत देना। जय बजरंग बली। और ये बोल करके वो अपना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है और आँख खोल करके बेधड़क होकर उन आदमियों की तरफ ही जाने लगती है। वो सब जो आपस में बहुत ही आराम से बैठकर बातें करते हुए एक दूसरे के साथ ताश खेल रहे थे। वहीं 2 से 3 आदमी जो लगातार इधर उधर चलते हुए अपनी नज़र को लगातार इधर उधर दौड़ाए जा रहे थे। आशी जो खुद के दिमाग में ही प्लान बनाते हुए कहती है, एक साथ तो इन सारों के साथ नहीं निपट सकती हूँ मैं, पहले मुझे एक एक का ध्यान भटकाना पड़ेगा। और फिर वो ऐसा ही करती है। जैसे ही एक आदमी जो कि उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था वो सामने देख, वहीं आशी जो एक लोहे के खंबे के पीछे खड़ी हुई थी, वो आदमी जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, आशी जो हल्का सा सीटी बजाती है और उसे इशारा करती है कि वो इधर आ जाए। जैसे ही वो आदमी किसी को सीटी बजाते हुए सुनता है, वो उसी तरफ अपने कदम को बढ़ा लेता है और वो जैसे ही आशी की तरफ आ पाता, आशी तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ती है और उसी खंबे से लगाकर उसके मुंह को दबाते हुए पहले उसके पेट पर एक जोर से अपने घुटने से किक मारते हैं और साथ ही उसने उसके मुंह को भी दबा रखा था। उस आदमी ने अपने दोनों हाथ से बंदूक पकड़ रखा था और बंदूक अचानक से ही नीचे छूट जाती है, लेकिन आशी तुरंत ही उसे अपने पैरों के सहारे से नीचे गिरने से बचा लेती है, क्योंकि अगर वो बंदूक नीचे गिरता तो आवाज़ बहुत तेज हो जाती और सबको पता चल जाता कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और फिर वो उस आदमी का मुंह पकड़ते हुए उसे जल्दी से अपनी तरफ खींचती है और उसके सर को नीचे झुकाते हुए अपने हाथ के साइड एरिया से जोर से उसके गर्दन के पास मारती है, जिससे एक ही बार में वो आदमी बेहोश हो जाता है। आशी जो उसे धीरे से छोड़ती है और फिर नीचे उसे लटाकर उसको थोड़ा इधर उधर हिलाती है। वो चेक कर रही थी कि कहीं आदमी होश में तो नहीं है, लेकिन आशी ने इतने परफेक्ट जगह पर मारा था कि एक ही मार पर उसकी हालत पंचर हो जाती है और वो अपनी जगह पर ही बेहोश पड़ जाता है। आशी जो बजरंग बली का नाम लेते हुए फिर से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि अब 2 आदमी एक साथ ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। शायद उन्हें हलचल की थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई दी थी और उन दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शक हो गया था। आइए जानते हैं, क्या लड़ पाएगी अकेले आशी इन सारे लोगों से, या फिर आना पड़ेगा आर्यांश को उसे बचाने के लिए। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा आने वाले एपिसोड, और क्या उसे पता चल पाएगा कि इन सारे हरकतों के पीछे आर्यांश नहीं बल्कि कोई और ही है। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।